नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। मौसम के बदलते ही जहरीली हुई दिल्ली की हवा, पानी। AQI बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में बैठकों का दौर जारी। सीटों को लेकर एनडीए में बनी आम सहमति, तो वहीं इंडी गठबंधन में आपस में ही फिलहाल खींचतान। मोडा मामले में ईडी की कार्रवाई जारी, लगातार चल रही है दस्तावेज की जांच। भाजपा ने कहा घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए कर्नाटक सीएम दें इस्तीफा। इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के पैतृक आवास के पास ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया हमला। इजरायली सुरक्षा बलों ने की हमले की पुष्टि। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में संभला भारत। दूसरी पारी में बल्लेबाजों ने दिलाई टीम को बढ़त। सरफराज खान और ऋषभ पंत ने खेली तूफानी पारी। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के गैस चैम्बर बनने की, प्रदूषण की। दिल्ली में फिर से धुंध की चादर नजर आने लगी है। आज दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के शहरों में इसका असर साफ नजर आया। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं होने लगी हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 251 पर पहुंच गया है। वहीं आनंद विहार में AQI 400 के पार हो गया है। बात करें अक्षरधाम के क्षेत्र की, जहां AQI 334 पर पहुंच गया है, तो वहीं दिल्ली के एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दी। यहाँ AQI 253 पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। ये तो बात हुई जहरीली हवा की। अब जरा जहरीले पानी की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति चिंताजनक बन गई है। उधर यमुना नदी में भी प्रदूषण का चपेट देखा जा रहा है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहे हैं, जो नदी की गंभीर हालात को दर्शाते हैं। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरा झाग हो चुका है, सफेद झाग, और यह दर्शाता है कि यमुना में इस वक्त नो ऑक्सीजन यानी कि जीरो ऑक्सीजन है। और इसके साथ साथ लोग आसपास के जो इसमें जो जीव हैं, जो मछलियाँ हैं, ये कोई यहाँ पे पलप नहीं सकता। दो तीन चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ है कि ये ग्राउंड लेवल को भी इम्पैक्ट करता है। इसका जो पानी है जब वो ग्राउंड लेवल पे पहुँचता है तो वो इम्पैक्ट करता है, उसका वो दूषित होता है। आसपास का जो पानी जो लोगों के घरों में जाता है यहाँ से ट्रीटमेंट होके, वो सोचिए कितना दूषित होता है। तो ये पूरा यमुना जो कि एक तरह से लाइफलाइन कहा जाता था दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का, वो इस तरीके से दूषित हुआ है कि उसके बारे में जितना कहे उतना कम है। पानी का पोल्यूशन जितना आपको देख पा रहे हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो समस्या है वो जो कि ट्यूब बनी हुई है। उसके साथ साथ दिल्ली वासियों को एक और समस्या झेलनी पड़ी है, वो है AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ा है, जो प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत दिल्ली वासियों को दे रही है। आनंद विहार जो है 400 के पार वहाँ पे AQI लेवल पहुँच चुका है। दिल्ली का जो एवरेज AQI लेवल है वो 270 के पार पहुँच चुका है। और ये जो मंजर है, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, जाए तो जाए कहाँ। अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिक की, तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, जो खासतौर से जो वायु प्रदूषण जो है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। और ये अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहा जिससे कि हवा चले, जिससे कि ये सफाई हो। और ये जो पानी जो आप दिखा रहे हैं आपको यमुना के ठीक पीछे से, ये जो पानी है उसका जो स्तर आपको देखने को मिल रहा है, जो झाग हो रहे हैं, जो सफ़ेद झाग हो रहा है, इससे कि आपको पता ही चल रहा है कि किस तरीके का प्रदूषण पूरे यमुना में है। तो ले देखें, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कौन इसका जिम्मेदार है, किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा है, ये
कोई नहीं ले रहा, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, और यह सबसे बड़ी विडंबना है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। एक तस्वीर हजार शब्द बोलती है और वो तस्वीरें दिख रही हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से लोकसभा सांसद वैजयंत जयपांडा के एक महिला के साथ संवाद के दौरान मोदी सरकार और केंद्र की योजनाओं का धन्यवाद किए जाने पर रिट्वीट करते हुए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, इस स्नेह से बहुत प्रभावित हुआ। मैं हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारी नारी शक्ति को नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। और अब बात यूपी उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री समूह और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। बैठक में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस तरीके से सभी सीटों पर जीत दर्ज हो, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ ने बताया कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम की जिम्मेदारी दी जाए, सभी की सभी सीटों पर विजय पाई जाए, इसके लिए आज बैठक में चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की है और जिसमें ये उपचुनाव को जीतने की पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाइए और सबका कार्य विभाजन करिए। किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर काम करना है, किस मंडल पर काम करना है, इसकी पूरी योजना बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, जिस तरह से इन लोगों ने अभी एक चर्चा चल रही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी। और इसके साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। भाजपा के दूसरे चरण का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। बात महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति की, जहां चुनाव की तैयारियों के बीच वंचित बहुजन अखाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि 1988 से 91 के बीच शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। लोगों के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई। कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके। लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे, और वहीं से फिर वो दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था, और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। और अब बात झारखंड की कर लेते हैं, जहां होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और सीएम हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। इसकी घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड की सियासत गरमा गई है। जल्द ही एनडीए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड चुनाव को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से ये खास बातचीत की है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं। 25 तारीख पहले फेज का अंतिम नामांकन का दिन है और पूरे प्रदेश में उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है, इसलिए उत्साह भी है। और उत्साह इसलिए है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन इसलिए कि हमेशा 5 साल तक इस सरकार ने एंजॉय किया और कुछ भी जनहित में काम नहीं किया, इसीलिए
हर वर्ग नाराज है। युवा नाराज हैं, मुँह पे लाठी चली। युवा नाराज इसलिए हैं, प्रश्न पत्र लीक हुए। युवा नाराज हैं कि एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, इंटरनेट बंद हो गया। युवा नाराज हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवा नाराज हैं 5 लाख हर साल नौकरी नहीं मिली, इसलिए नाराज हैं। महिला नाराज, किसान नाराज, हर कोई नाराज है। और राजग गठबंधन के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर बहुमत वाली, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कैंडिडेट की घोषणा कब तक? देखिए, आप इंतजार करो, पहले फेज का जो अंतिम है 25 तारीख है, बहुत जल्दी सब कुछ आप सबको पता चल जाएगा। और बहुत व्यवस्थित है, कार्यकर्ता के साथ आम लोग भी उत्साहित हैं। इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा। टीएमएम के नेता तो कह रहे हैं बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब तो आप उठा के देखो, माननीय न्यायालय ने भी चिंता प्रकट की। अब वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको तो भाई तुष्टीकरण करना है, उनको तो कुछ नजर नहीं आता। उनको शंका होती कहाँ? ईवीएम पर। उनको संकट कहाँ होती? चुनाव आयोग पर। उनको शंका कहाँ होती है? सीबीआई पर, ईडी पर। ऐसे लोग जो विदेश जाकर सिर्फ भारत की बुराई करना, कि साहब भारत की बुराई करोगे, देश हिंदुस्तान की बुराई करोगे, पश्चिमी देश आपको हाथों हाथ लेगा, मीडिया हाथों हाथ लेगा। तो इनका तो चरित्र यही है कि बाहर जाकर देश को गाली दो। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारखंड। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि अगर मुडा घोटाला की निष्पक्ष जांच होनी है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घोटाले से बचाने के लिए वैराती सुरेश मैसूर गए हैं और 1997 के बाद की मुडा कार्यालय की फाइलें बेंगलुरु ले आए और उन्हें जला दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुडा अध्यक्ष के मारी गौड़ा से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश नहीं कर रहे हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान खनन और परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ स्थित 4 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग जब्त करेगा। विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का गोपनीय पत्र भेजा है। जांच में साफ हो चुका है कि ये संपत्तियां गायत्री ने खनन घोटाले की काली कमाई से अपने कुछ करीबियों के नाम पर खरीदी थी। ये संपत्तियां 2018 और 2019 में गायत्री के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों के नाम पर खरीदी गई थी। गायत्री प्रजापति की ये संपत्तियां गोमती नगर के खरगापुर, मोहनलालगंज और आशियाना इलाकों में स्थित हैं। इनकी वर्तमान बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे अमेरिका के चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, तो हमारे संवाददाता भी इस वक्त अमेरिका में हैं और चुनाव पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आइए बात करते हैं अपने संवाददाता अमृतपाल से। अमृतपाल, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही दिन अब बचे हैं और ये अर्ली वोटिंग चल रही है। दोनों ही कैंडिडेट बैटल ग्राउंड स्टेट से स्विंग स्टेट्स पर फोकस कर रहे हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला है इन दोनों उम्मीदवारों, प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में? देखिए, मुकाबला काफ़ी कड़ा है इस वक्त। जो लेटेस्ट पोल फिगर्स हैं वो ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा एडवांटेज है कमला हैरिस के लिहाज के मुकाबले में, पर वो बहुत ही कम परसेंटेज पॉइंट है और अगर आप मार्जिन ऑफ एरर को लें तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो क्लियरली स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर ही दोनों कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स मिशिगन में थे, कैंपेन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अरब अमेरिकन को वू करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मिशिगन में वो एक साइजेबल पॉपुलेशन है और वहाँ का आउटकम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो वोट एंड ब्लॉक एक साइड पर जाती है, 15 वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज की मिशिगन की, तो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये स्टेट्स इम्पॉर्टेंट हैं इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए। कमला हैरिस वहीं मिशिगन में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर पर्सनल अटैक किया, उनकी फिज़िकल फिटनेस पर सवाल उठाया। यही काम ट्रंप ने बाइडन पे किया था। बाइडन खुद 78 ईयर्स के हैं और 81 साल के बाइडन पर उनकी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को लेकर सवाल उठाए, फिर हमने देखा कैसे उनको रेस से बाहर आना पड़ा। अब कमला हैरिस जो करीब 60 की हैं, 60 वर्षीय हैं, वो यही काम ट्रंप पे कर रही हैं। तो काफ़ी पोलराइज्ड जो डिबेट है, जो नैरेटिव है, काफ़ी पोलराइज्ड है और सोसाइटी भी उतनी ही पोलराइज्ड है इस बार। तो काफ़ी नेक एंड नेक है और दोनों हर मुद्दे उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी का, इमिग्रेशन का, ये हेल्थ केयर का। आज इन्होंने अमेरिकन ड्रीम की बात करनी शुरू कर दी, जो कि आप याद करें कि पहले एक रिपब्लिकन इसके बारे में बात किया करते थे। तो दोनों ही वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई काफ़ी कांटे की है, टक्कर जो काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो और मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, इसीलिए दिलचस्प हो जाता है। तो तभी हम देख रहे हैं कि इतनी जो रेटरिक है वो शार्प है और अमेरिकी सोसाइटी भी वैसे ही पोलराइज्ड है। अब लुइसियाना में अर्ली वोटिंग शुरू हुई, हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में निकल के आए। यही हमने जॉर्जिया में देखा था अक्टूबर 15 को, यही हमने नॉर्थ कैरोलिना में देखा। तो जो वोटर बेस है उनमें भी इस बार काफ़ी दिलचस्पी है और रुचि है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि कैंडिडेट्स कोई भी वोट को इस वक्त नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो लैटिनो वोट हो, चाहे ऑफ कोर्स वाइट वोट हो, अरब वोट हो, इंडियन अमेरिकन वोट हो, सभी खेमों को ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप से हम लगातार संपर्क बनाए रखेंगे और ग्राउंड ज़ीरो से आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे इस चुनाव के बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय आ रहा है झारखंड से, जहां पर कि विधानसभा चुनाव होने, तो झारखंड के पुलिस महानिदेशक हटा दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को हटाने के निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है कि उनको हटाया जाए, वहां के पुलिस महानिदेशक को। तो झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को यह हटाया गया है, झारखंड के पुलिस महानिदेशक को यह हटाने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, तो उससे पहले यह बड़ा कदम चुनाव आयोग का, जिसके तहत वहां के पुलिस महानिदेशक कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है। ये बड़ी खबर झारखंड से, ब्रेकिंग न्यूज़। तो दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता रांची से जुड़ चुके हैं, उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। दिवाकर, ये जो ऑर्डर आया है, ये जो निर्देश आया निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्या वजह थी? क्या किसी तरह की कोई शिकायत मिली थी पुलिस महानिदेशक के खिलाफ?
देखिए, दो तरह की चीजें हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को कि इनको हटाया जाए। अनुराग गुप्ता जो कि एक्टिंग अभी फिलहाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं झारखंड के, उनको इमीडिएट एक्सपीरियंस चाहवाने के लिए कहा गया है। इनको लेकर कई शिकायतें थी। आपको याद होगा कि राज्यसभा में भी जब एक बार यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हुआ था, उस दौरान भी इनका नाम बहुत उछला था। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कंप्लेन किया गया है। इसके अलावा एक कंप्लेन इनके ऊपर ये भी है, जेएमएम के द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक कंप्लेन किया गया था। तो ये कई तरह के कंप्लेन इनके अगेंस्ट में है कि ये चुनाव से संबंधित जो इनकी गतिविधियां रही है वो संदेह इस पर व्यक्त करते हुए कई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से पिछले दिनों भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी यह शिकायत दर्ज कराई गई थी जब इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ आई थी कि इनको यहाँ पर हटाया जाए, और इनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे कि भाई इनके रहते हुए झारखंड में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। तो क्या चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद तत्काल उनको हटा दिया गया, और क्या उनकी जगह कोई और नियुक्ति, इस बारे में कोई चर्चा दिवाकर? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि 7 बजे तक की समय सीमा जो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो जारी किया गया तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन डायरेक्टेड टू सबमिट द कंप्लायंस ऑफ दिस डायरेक्शन बाय 7 PM टुडे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक कुछ ना कुछ हमको लगता है कि स्थिति का घोषणा कर दी जाएगी, और उसके बाद अगले डीजीपी कौन होंगे उसकी भी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। जी आमतौर पर ऐसा दिवाकर, जी आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कोई पार्टी, कोई नेता शिकायत करते हैं और उनके किसी कंडक्ट को लेकर शिकायत करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग इस तरह की का कदम उठाता है। क्या इस तरह की भी कोई शिकायत उनके खिलाफ की गई थी क्या? देखिए, निश्चित तौर पर शिकायत अभी पिछले दिनों जब हेमंत विश्व शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान भी उनसे जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए थे कि इसके ऊपर तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या आप लोग जाएंगे इलेक्शन कमीशन पे? तो उस दौरान उन्होंने भी बोला था कि हाँ, हमारे भी संज्ञान में इस तरह की चीजें हैं, और वो निश्चित तौर पर उनका जो एक्ट और व्यवहार अब तक कर रहा है उसको लेकर वो चुनाव आयोग में जाएंगे। एक चीज चुनाव आयोग ने अपने जो निर्देश दिए उसमें ये भी मेंशन किया है कि द झारखंड गवर्नमेंट टू सबमिट अ पैनल ऑफ सीनियर इंडियन पुलिस ऑफिसर्स बाय 10 AM अक्टूबर 21, 2024। तो ये सब सारी चीजें भी इलेक्शन कमीशन की ओर से निर्देश दिया गया है झारखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी को। तो सारी तस्वीर लगता है कि शाम तक आज साफ हो जाएगी, और उसके बाद जो नए नाम जाएंगे उसका भी खुलासा जल्द हो जाएगा। जी लाल सर, बिल्कुल। एक सवाल और कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग का ये निर्देश आया है दिवाकर, क्या इसके बाद कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है राजनीतिक पार्टियों की और खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी और सरकार की? नहीं, अभी तक तो क्योंकि झारखंड में चूंकि सीट शेयरिंग को लेकर ही उलझन की स्थिति और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में फिलहाल, और चूंकि खबरें अभी छनकर ही निकल कर सामने आई है और हमारे चैनल पर भी ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। तो ऐसे में थोड़ी देर हमको लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा जब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर भी आएगी। लेकिन साफ तौर पर इसके पहले भी आपको याद होगा कि रांची के जो क्या कहते हैं उपायुक्त थे उनको भी हटाया गया। रांची में उनके ऊपर भी इसी तरह के कुछ आरोप लगे थे, उसके बाद वहां हटाया गया, और उसके बाद ये अगली बारी जो है वो पुलिस महानिदेशक की सामने आई है। जी आमतौर पर दिवाकर ये भी देखा जाता है कि जब राज्य में चुनाव होने वाला हो और निर्वाचन आयोग का जब इस तरह का ऑर्डर आता है तो वो बिल्कुल उसको सरकार को लागू करना बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी होता है, तो ये माना जाए कि उनका हटना लगभग तय है। एकदम निश्चित तौर पर हटना, क्योंकि अब निर्वाचन आयोग ने निर्देश दे दिया है तो मेरे ख्याल से उसके बाद सारे लोगों के हाथ बन जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की ही मेन भूमिका होती है जब चुनाव कंडक्ट कराया जाता है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई आप इनको आज शाम तक हटाइए, और जो उसके बाद उसका कंप्लायंस रिपोर्ट भी भेजिए, और उसके बाद जो 21 तारीख तक जो नए हो सकते हैं संभावित नाम, उसकी भी सूची इन्होंने जारी करने को बोला है कि सीनियर ऑफिसर, क्योंकि ये सीधी तो डिसाइड होता नहीं कि एक लोगों का नाम भेज दिया जाएगा और वो डीजीपी हो जाएंगे। तो वो एक पैनल जाएगा और पैनल फिर डिसीजन होगा कि आखिर अगला डीजीपी झारखंड का कौन होगा, और किनके दिशा निर्देश में फिर झारखंड का जो ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो होगा। तो मेरे ख्याल से उस पर भी सहमति बनेगी और उसके बाद जल्द उस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन झारखंड में जो चुनावी गहमा गहमी है उस बीच डीजीपी का हटाना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार जो अभी केयरटेकर जो सरकार झारखंड में चल रही है, तो उस सरकार के लिए एक झटका तो हो ही सकता है। बिल्कुल, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिया, साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, तो ज़रूर आपसे शाम में फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर कुमार जुड़ने के लिए, हमारे संवाददाता रांची से जुड़े थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है
स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की कुछ और बड़ी खबरों में मालाबार 2024 का समुद्री चरण शुक्रवार को विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। मालाबार के इस संस्करण में हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी के साथ युद्धपोतों की भागीदारी देखी गई। मालाबार 2024 ने समुद्री क्षेत्र में समझ, सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में भाग लेने वाले देशों की प्रतिबद्धता के रूप में कार्य किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।